जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। हमने लास्ट क्लास में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर दिए। अब आज से हम नई क्लासेज स्टार्ट करेंगे, वो ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड 4 या 5 क्लासेस होंगी जो रेगुलर निरंतर चलती रहेंगी। ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ तो डायरेक्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे कि फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, भाबर एंड तराई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा ज्योग्राफी के ही अंदर आएंगे, जैसे कि सॉइल है, क्लाइमेट है, या आपका रेनफॉल, फॉरेस्ट, इससे रिलेटेड भी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम देखते हैं कि ज्योग्राफी जो कोर मेनली जो ज्योग्राफी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। मेनली 2-4 क्वेश्चन ही पूछे गए। उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि फिजिकल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो फिजिकल रीजन है उसके बारे में पूछा गया कि क्लासीफाई मेजर फिजिकल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश को हम कितने ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं, या यूपी को हम कितने फिजिकल रीजन में क्लासीफाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, उन्हीं फिजिकल रीजन में से स्पेशल एक रीजन के बारे में भी पूछ सकता है कभी कभी, जैसे कि आप यहाँ पे भाबर और तराई के बारे में स्पेशली पूछ लिया। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ भाबर एंड तराई। तो इस तरह के टॉपिक्स का हम रेगुलर 3-4 दिन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी को एंड कर दिया जाए और उसके बाद फिर इन्वायरमेंट की क्लासेस स्टार्ट की जाएं। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो मेनली स्टार्ट होगी किससे रिलेटेड है, वो है आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड है एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एंड फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन वाला जो टॉपिक है एक्चुअल में ये प्री से संबंधित है, बट आपको मेंस में राइटिंग करते वक्त अगर आप बेसिक फीचर उत्तर प्रदेश की जानते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की इंफॉर्मेशन को वहाँ पे कोरिलेट कर देंगे। तो हमने कोशिश किया कि इसको भी कहीं ना कहीं आपके सामने ला के रख दें ताकि एक ओवरव्यू रहे आपके दिमाग में। जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो इसका एरिया, इसकी बाउंड्री, ठीक है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है थोड़ा सा। तो यूपी सिचुएटेड बिटवीन, देखिए, एक तो लैटिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है। लैटिट्यूड अगर मान ले कि यहाँ पे कहीं पे उत्तर प्रदेश के नीचे, ठीक है, 23.5 लैटिट्यूड पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे से गुजरता है। ठीक है, तो यहां से लेकर के और यहां तक आपका, यानी ये सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। तो सोनभद्र से लेकर के और ये आपका मोस्ट नदर्न पॉइंट है सहारनपुर का डिस्ट्रिक्ट। इस बीच में जो विस्तारण है लैटिट्यूड्स का वो लगभग 6 लैटिट्यूड का गैप है, या 6 लैटिट्यूड के बीच में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। 23 डिग्री, इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए, इसको पढ़ते कैसे। यहाँ पे हमने लैटिट्यूड में एक साइड में खाली 23 एंड 52 लिखा है ना, इसको पढ़ा ऐसे जाता है कि 23 डिग्री 52 मिनट, जो ये एक लाइन बनी रहती है इसको हम मिनट में पढ़ते हैं। तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ, ठीक है, यानी यहां से लेकर के ये वाला पोर्शन जो है 23 डिग्री 52 मिनट हो गया। यहां से लेकर के मोस्ट नदर्न पार्ट हमारा 31 डिग्री 28 मिनट, ये कितना हो जाएगा 28 मिनट। ठीक है, तो ऊपर की जो लाइन होती है ये इस तरह से 1 मिनट इसको पढ़ते हैं। अगर ये 2 लाइन खींच दी जाती तो इसको क्या पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि 1 मिनट 1 आवर में, तो आवर की जगह यहाँ डिग्री पढ़ा जाता है, बाकी मिनट उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद फिर सेकंड है। मिनट में एक सिंगल ऐसे पाई या लकीर खींच दी जाती है, और सेकंड को अगर पढ़ना होता है तो इससे 2 लकीरें खींची जाती हैं ऊपर कोई भी अंक लिख करके। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो इसको 5 सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, तो उत्तर प्रदेश फैला हुआ है या लोकेटेड है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ, यानी यहां पे कहीं पे एक लाइन है 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि ये वाली लाइन यहां से लेकर के और एक लाइन इस तरह से कोई अगर खींची जाए, इस बीच में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है लैटिट्यूड में।
अब लॉन्गिट्यूड देखते हैं, सेम ऐसे इसमें भी डिग्री, मिनट एंड सेकंड। मिनट में एक लाइन ऊपर, सेकंड में 2 लाइनें ऊपर खींची जाती है। ठीक है, देखिए 77 डिग्री 3 मिनट, क्या ये 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड, यानी यहां से लेकर के ये जो है आपका शामली, ये मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट शामली है आपका। ठीक है, तो यहां से लेकर के 84 डिग्री 39 यानी 39 मिनट ईस्ट, तो ये आपका बलिया का ये जो पूंछ है, बलिया में जो पूंछ है शेर का, तो यहां तक इस वाले पॉइंट्स को हमने क्या डिस्क्राइब किया, 84 डिग्री 39 यानी 39 मिनट ईस्ट, 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर के 84 डिग्री 39 ईस्ट तक, तो यहां से लेकर के यहां तक इसको लॉन्गिट्यूड बोला गया। ठीक है, इस तरह से उत्तर प्रदेश का स्प्रेडेड है या फैला हुआ है ये एरिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है आपका लेंथ कितना है। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब कि ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपका ईस्ट है। देखिए ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, बलिया है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका, बलिया है। और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, शामली है। सबसे ज्यादा वेस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश का शामली है। तो शामली का जो यहाँ का ये पार्ट है और बलिया का ये वाला पार्ट है, इस पार्ट्स को अगर आप एक्सटेंशंस को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ईस्ट टू वेस्ट आपका 650 किलोमीटर है। ठीक है, 650 किलोमीटर की आपका ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई है उत्तर प्रदेश की। विड्थ, विड्थ का मतलब क्या हुआ, या ब्रीथ भी कह सकते हैं, यानी कि चौड़ाई, यानी कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक उत्तर प्रदेश 240 किलोमीटर फैला हुआ है। नॉर्थ टू साउथ को हमने ब्रीथ माना, यानी चौड़ाई माना, विड्थ माना। ये उत्तर प्रदेश लगभग 240 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एरिया की बात करते हैं। 2,40,928 किलोमीटर, ठीक है, एरिया पे उत्तर प्रदेश फैला हुआ, स्क्वायर किलोमीटर 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे उत्तर प्रदेश फैला हुआ। ठीक है, ये स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा एरिया पे फैला हुआ, जो कि पूरे भारत का 7 यानी कि 7.33 एरिया पर आधारित है। पूरे भारत के 7% एरिया कहां पे है, उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है, ये चौथे नंबर का लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के मामले में। पॉपुलेशन में तो फर्स्ट स्टेट है, एरिया के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे यूपी है। तो इट इज 4th लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया। ये देखिए एरिया मैंने मेंशन किया, आफ्टर राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र रेस्पेक्टिवली। यहां रेस्पेक्टिवली लिख देंगे तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, कि पहले राजस्थान का एरिया सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे एमपी, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र। ठीक है, यूपी शेयर्स इस बॉर्डर, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है कितने कितने स्टेट्स या किस किस कंट्री से शेयर करता है। तो टोटल यूपी का बॉर्डर 8 स्टेट और 1 यूटी से शेयर करता है। कितना, 8 स्टेट हमने ये डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे, और 1 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर करता है। एक फॉरेन कंट्री से भी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर करता है। अब देखते हैं कि कहां कहां बॉर्डर है, क्या क्या है। देखिए जो 8 स्टेट हैं उसमें नंबर 1 में उत्तराखंड है। ये यहां से लेकर के आपका ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो मैंने मेंशन किया, तो ये हिस्सा जो है उत्तराखंड का हो गया। तो ये यूपी किससे बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड से, नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश से। ये जो इज लिखा हुआ है ये वाला हिस्सा कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश से है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हरियाणा, ये वाला जो बेल्ट है आपका हरियाणा है। उसके बाद जो एनसीडी दिल्ली मैंने मेंशन किया, ये वाला जो बेल्ट है आपका दिल्ली है, ये दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर की बात करते हैं। उसके बाद राजस्थान है, यहां से लेकर के आपका फिर हरियाणा बीच में थोड़ी देर के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये दिल्ली है, और दिल्ली के बाद फिर यहाँ पे कहीं थोड़ा सा हरियाणा रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर यहां से लेकर के और ये वाला जो पार्ट है आपका राजस्थान है।
ठीक है। राजस्थान के बाद आपका एमपी आ जाएगा, यहां से लेकर के, और ये वाला बेल्ट यानी एमपी यहां से स्टार्ट हो जाता है और यहां तक एंड होता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर उत्तर प्रदेश को एमपी शेयर करता है। एमपी के बाद आपका छत्तीसगढ़ है, ये वाला जो पॉइंट पोर्शन है बीच में मैंने मेंशन किया, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये यूपी का बॉर्डर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका झारखंड है, ये वाला बेल्ट आपका झारखंड है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बिहार है, ये वाला पॉइंट आपका बिहार है। ठीक है, देखिए एक जो है आपका फॉरेन कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। अब यहां पे आपका बिहार जो है कहीं ना कहीं ये यहां तक आपका बिहार फैला हुआ है, तो यहां पे भी बिहार में लिख देता हूं। ठीक है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक बिहार फैला हुआ, इसका मतलब कि यहां से लेकर के नेपाल यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका और यहां तक चलेगा नेपाल। ठीक है, अगर एग्जाम में बाई चांस आपसे पूछ भी लिया तो ये पिन पॉइंट जैसे मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया कि इतने कम स्पेस में और इतने कम वर्ड्स में मैंने सारे पॉइंट्स को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। सेम ऐसे आपको भी ड्रॉ करना ही करना होगा। ये लेंथ आपको यहाँ पे, ये मोस्ट वेस्टर्न पार्ट है, ये मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे लेंथ भी लिखना पड़ेगा। ये आपका 650 किलोमीटर है, तो ऐसे लिख दीजिए 650 किलोमीटर। ये आपका मोस्ट है, ये एक तरह से नदर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है। ये डिस्टेंस आपका 240 किलोमीटर है, तो इसको 240 किलोमीटर आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप बाउंड्री या बॉर्डर की अगर बात करें तो जैसे देखिए ये उत्तराखंड हो गया, यहां तक फैला हुआ है, तो यहां पे भी साइड में आपको यूके लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद ये एचपी की जगह है, हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा हिस्सा सहारनपुर से है। फिर हरियाणा यहां से लेकर के दिल्ली के बॉर्डर तक हरियाणा है। फिर हरियाणा अगेन स्टार्ट होता है यहाँ पे, ये स्पेस आपका जो मैंने मेंशन किया HR लिखिए आप हरियाणा का। ठीक है, फिर हरियाणा के बाद ये राजस्थान स्टार्ट हो जाता है इतने दूर के लिए। फिर एमपी स्टार्ट होता है, अब कंप्लीटली यहां तक चलता है एमपी, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन बिहार। बिहार यहाँ एंड जैसे होता है उसी के बाद आपका नेपाल स्टार्ट हो जाता है, नेपाल यहां तक चलता है। ये टोटल बाउंड्रीज या बॉर्डर्स हो गए उत्तर प्रदेश के। आपको मैप में भी यही पॉइंट या ऐसे ही दर्शाना है, और ऐसे लाइनें खींच करके यहाँ पे दूसरी कंट्री स्टार्ट हो तो उसका नाम ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और या इस तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं है और पूछेगा भी नहीं, बट बाई चांस कहीं पूछ लिया गलती से तो भी ये पॉइंट या टेक्निक आपको पता होना चाहिए। अब हम आप अपने मेजर टॉपिक्स की तरफ चलते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा, आज नहीं कल को। ठीक है, टॉपिक हमारा है फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन अगर पूछा गया कि फिजिकल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश या फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, मेजर क्लासिफिकेशन इन फिजिकल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश को फिजिकल रीजन में हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये क्वेश्चन अलग है, ये एक अलग क्वेश्चन है। फिजिकल रीजन अगर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश को मेजर फिजिकल रीजन में क्लासिफाई करिए या डिवाइड करिए या विभाजित करिए, उत्तर प्रदेश को कितने ज्योग्राफिकल क्षेत्र में या रीजन में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तब आप यहां पे क्या लिखेंगे आंसर में। नंबर 1 पे आप शिवालिक रीजन हो गया, दूसरे नंबर में भाबर तराई भी लिख सकते हैं, तीसरे नंबर में आप प्लेन एरियाज लिख सकते हैं, और चौथे नंबर में बुंदेलखंड का पठार हो गया। ठीक है, इस तरह से 4 मेजर ज्योग्राफिकल रीजन या फिजिकल रीजन में हम उत्तर प्रदेश को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये एक अलग कहानी हो गई, अलग करने एक तरह से कंडीशंस है। ये इसके से रिलेटेड हम कल डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो डिवीजन ऑफ फिजिकल रीजन ये अलग क्वेश्चंस है, फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश ये अलग है। फिजियोग्राफी अगर पूछता है क्वेश्चन में तब आपको किसी भी एरिया का, अगर मान के चलिए इंडिया का फिजियोग्राफी पूछ लेता है तो यहां पे हमको ज्योग्राफिकल जो फेनोमेना है, ज्योग्राफिकल जो एक तरह से सिंबल्स है, सिंबॉलिक है इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी का, उसको हेडिंग बनाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ज्योग्राफिकल सिंबल या ज्योग्राफिकल फेनोमेना या फीचर्स क्या क्या, जैसे प्लेन है
प्लेन को मैंने हेडिंग बनाया है। और फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश या इंडिया में हमने क्या बनाया, भाबर तराई, गंगा का प्लेन, बुंदेलखंड का पठार। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश अलग कहानी है, फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश अलग कहानी है। फिजियोग्राफी में हमेशा आपको किसी भी जगह का जो फिजिकल फिनोमेना है उसको हेडिंग बनाना पड़ता है, ये दोनों में अंतर है। यहां पे मैंने देखिए आपके सामने फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या क्या हेडिंग बनाए, प्लेन एरिया बनाया, पठार बना दिया, प्लेटू, रिवर्स को बना दिया। तो फिजिकल इवेंट, फिजिकल इंसिडेंस, फिजिकल सिंबल्स, फिजिकल या ज्योग्राफिकल क्या कहते हैं, जैसे कि वेटलैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल, कुछ भी जो फिजिकल या ज्योग्राफिकल फेनोमेना, इवेंट्स, सिंबल, उसको हमने हेडिंग बनाया है। इन दोनों में ये अंतर आपको करना है कि फिजियोग्राफी अलग होता है, ठीक है, और फिजिकल डिवीजन अलग होता है। क्वेश्चन फिजिकल डिवीजन की हम कल का बातें करेंगे, यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा, अब फिजियोग्राफी में क्या क्या लिखा जाता है? फिजियोग्राफी में लैंड फॉर्म के बारे में, लैंड फॉर्म 3 तरह से मेजर हो सकता है, प्लेन, प्लेटू एंड हिल। लैंड फॉर्म के बारे में लिखा जाएगा। उसके बाद आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में लिखा जाता है, जैसे कि आपका रेनफॉल, टेम्परेचर। उसके बाद फिर वहां पे सॉयल, रिवर्स, वाटर बॉडीज, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस, क्लाइमेट का इंपैक्ट क्या है लोगों की लाइफ पे, फॉरेस्ट, इस तरह के इंफॉर्मेशन को फिजियोग्राफी में लिखते हैं। अगर इंडिया का क्वेश्चन पूछता है तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में भी इंडिया के लैंडफॉर्म्स, इंडिया के रिवर्स, इंडिया के फॉरेस्ट, इंडिया का सॉयल, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस का, इंडिया की जो लैंडफॉर्म फीचर के फॉर्मेशंस में रोल, इस तरह के इंफॉर्मेशन को हेडिंग बना करके आपको लिखना पड़ेगा। और फिर एग्जाम्पल में इंडिया का वो पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर लोकेशन को भी एग्जाम्पल के तौर पे कोट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ओनली यूपी के रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो ओनली यूपी के बारे में देखेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। फिजियोग्राफी में हमने उत्तर प्रदेश की सारी इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक और सीक्वेंसेज में, ये अलग बात है कि ये मैटर बुक्स में आपको बहुत कम मिल पाएंगे। जो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं उसको अपनी तरफ से पढ़ता कहीं और से हूं और उसको क्रिएट करता हूं, हेडिंग टाइटल्स को, जो कि आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। यूपी लोकेटेड इन नदर्न इंडिया। उत्तर प्रदेश कहां पे सिचुएटेड है? नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है। कहीं कहीं पे लिखे रहेगा नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। एक्चुअल लोकेशन उत्तर प्रदेश का नॉर्थ सेंट्रल इंडिया है, क्योंकि नॉर्थ में तो हमारे पास जेएंडके आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, नॉर्थ सेंट्रल आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक साइड में हो जाता है, एक साइड में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो उन दोनों के बीच में जो है कहीं ना कहीं यूपी लोकेटेड है, इसलिए उत्तर प्रदेश को नॉर्थ सेंट्रल में हम लोकेशन मानेंगे, जो ट्रू है एक्चुअल में। बट हम जनरल या यूजुअल वे में टेक्स्ट में, बुक्स में क्या लिखा रहता है? नदर्न इंडिया। तो उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन नदर्न इंडिया, स्प्रेड ओवर गैंजेटिक प्लेन्स, जो कि गैंजेटिक प्लेन पे फैला हुआ है, एंड पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, और कुछ पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इंक्लूडिंग प्लेन्स, जैसे देखिए प्लेन, हिल्स, प्लेटूज, लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्टेड लैंड्स एंड मर्शी लैंड्स। इस तरह की फीचर्स आप, जियोग्राफिकल फीचर्स या फिजियोग्राफिकल फीचर उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, जो कि फैला हुआ है गैंजेटिक प्लेन, और कुछ अंश या कुछ हिस्सा आपका बुंदेलखंड या पेनिनसुलर प्लेटू का भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। स्पेशल फीचर के तौर पे हम देखें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो प्लेन है कहीं पे आपका प्लेटू है, कहीं पे आपका माउंटेन्स है, कहीं हिल है, कहीं रिवर्स है, लेक्स है, ठीक है, फॉरेस्ट है एंड मर्शी लैंड्स हैं। ये सारे के सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स उत्तर प्रदेश में देखे जा सकते हैं। ये क्या है? देखिए, फिजियोग्राफिक फीचर्स ही मैंने वहां पे इंक्लूड किया, मैंने भाबर तराई नहीं मेंशन किया। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे भाबर तराई हमको मेंशन करना है, जैसे कि मर्शी लैंड का मतलब एग्जाम्पल के तौर में आपका तराई एरियाज हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो यहां पे मैंने की फीचर्स लिखा, की फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ फिजियोग्राफिक ऑफ यूपी।
यूपी की फिजियोग्राफी के संदर्भ में क्या क्या की फीचर्स हैं, क्या क्या मेजर फीचर्स हैं यूपी के। ठीक है, देखिए नंबर 1 पे प्लेन, दूसरे नंबर में हिल्स एंड प्लेटूज, तीसरे नंबर में आपका रिवर, चौथे नंबर पे वेटलैंड, पांचवें नंबर पे मर्शीलैंड्स एंड ग्रेवल्स, नेक्स्ट नंबर पे आपका क्लाइमेट एंड सीजन। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर एंड सॉइल भी लिखे जा सकते हैं, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने हल्का करने की कोशिश की। प्लेन, फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन फाउंड बाय द अलुवियल रिवर्स ब्रॉड बाय द हिमालयस इन नॉर्थ एंड विंध्यास रिवर फ्रॉम साउथ। प्लेन एरिया उत्तर प्रदेश का इंडो गैंजेटिक प्लेन का हिस्सा है, जो कि बनाया गया है या बना है रिवर के द्वारा लाया हुआ मलबा जमा किए जाने से। ये रिवर्स, ये नदियां नॉर्थ की तरफ हिमालय से मलबा ला करके जमा करती हैं और साउथ की तरफ विंध्यास रिवर से मलबा ला करके जमा करती हैं। उससे जो बन करके प्लेन तैयार हुआ, वही प्लेन उत्तर प्रदेश का गैंजेटिक प्लेन है। ये पॉइंट हो गया एक आपका। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कहां पे फैला हुआ, क्या फिजियोग्राफिक फीचर है उत्तर प्रदेश का। जैसे देखिए फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन, फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन का मतलब कि अलुवियल सॉइल ऑफ rivers that brought by rivers from Himalayas in the north and as well as brought from the south Vindhyas river and discharged these alluviums all across the northern plain of India and constitute a parallel featureless plain. This is the very most fertile plain of India, most suitable for cultivations and several crops. इसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। हिमालय का रिवर भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है, नॉर्थ पे आती हैं, और विंध्यास जैसे कि केन, बेतवा, ये सब विंध्यास रिवर से निकलती हैं। सोन रिवर, सतपुरा रिवर, सतपुरा पहाड़ी से निकलती है। तो साउथ की जो रिवर्स हैं, नॉर्थ की रिवर्स हैं, दोनों को आपको डिस्क्राइब करना है। एक पॉइंट ये हो गया आपका। हिल्स एंड प्लेटू के बारे में देखते हैं, सेकंड नंबर का पॉइंट देखिए। पार्ट्स ऑफ सदर्न उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो साउथ वाला हिस्सा है, यानी कि ये वाला हिस्सा, साउथ यहां पे मैं मेंशन किया, साउथ वाला हिस्सा कवर्ड बाय द बुंदेलखंड नीस एंड शिस्ट। ठीक है, बुंदेलखंड की नीस और शिस्ट से कवर्ड है, ये ढका हुआ है। फीचर्ड बाय द हिल्स, हिलॉक्स, माउंट्स एंड प्लेटूज। इसकी जो फीचर्स है, हिल, हिलॉक, माउंट एंड प्लेटू के तरह दिखती है। ये सब ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, वो आपको रटने पड़ेंगे, वो आइए आपको एग्जाम पे उतारने हैं। देखिए यहां पे क्या मैंने मेंशन किया कि पहले नंबर में बुंदेलखंड, नीस और शिष्ट। बुंदेलखंड जैसे देखिए, जो ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड है, सॉरी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है रॉक का, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड रॉक का पूरे भारत का, इंडिया लेवल पे हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड ऑफ रॉक, उसके हिसाब से हम पूरे भारत के रॉक्स को अलग अलग टाइम पीरियड में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो लैंडफॉर्म बना या रॉक का वजूद में आया, उसके लास्ट में सबसे कौन सा आया, इस आधार पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो आर्कियन रॉक सिस्टम सबसे ओल्डेस्ट रॉक है। क्या है? आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम वो सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। दूसरे नंबर में आपका पुराना रॉक सिस्टम है, पुराना। तीसरे नंबर में आपका द्रविडियन रॉक सिस्टम है। चौथे नंबर में आपका आर्यन रॉक सिस्टम है। इस तरह से रॉक सिस्टम को हम पूरे इंडिया के, पूरे भारत को अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। आर्कियन सबसे ओल्डेस्ट है। उस ओल्डेस्ट में सबसे पहले जो फॉर्मेशंस होता है वो आपका बुंदेलखंड, नीस और शिष्ट का होता है। तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है? बुंदेलखंड, नीस और शिष्ट। और ये नीस और शिष्ट क्या है? जब लैंड फॉर्म यानी कि पृथ्वी आग का गोला थी, पूरी पृथ्वी भपक रही थी,
वॉल्केनिक एरप्शन बहुत मास लेवल पे हो रहा था, सूरज से टूट करके या किसी स्टार से टूट करके, जो बहुत ही हॉट एक तरह से बॉल था और इतना ज्यादा हीटेड था कि नीचे से भी ज्वाला की लय निकल रही थी, ज्वालामुखी निकल रहा था। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इस तरह से कन्वेयर बेल्ट के फैशन में चल रहा था, पूरा लावा की तरह बिखरा हुआ था। तो वो लैंड फॉर्म जब कूल हो गया तो उसका ओरिजिनल पैच वो ग्रेनाइट रॉक की शक्ल में वजूद में आया। वो बेस रॉक स्ट्रक्चर है, उसी रॉक्स पे अदर रॉक्स का बनी है। जैसे उसके बाद जो रॉक बनी वो आपकी जो है धारवाड़ रॉक सिस्टम बनी। तो सबसे ओल्डेस्ट रॉक जो आपका बेस स्ट्रक्चर है पूरे भारत का, वो आपका उसको क्रेटन भी कहते हैं। वही रॉक सिस्टम आपका बुंदेलखंड है। वही रॉक सिस्टम जब मेटामॉर्फिज्ड हो गई ग्रेवल्स और या आपका ये क्या कहेंगे वॉल्केनिक रॉक सिस्टम, इग्नियस रॉक सिस्टम, जब वो मार्फोस्ड हुई, मार्फोस्ड का मतलब फर्दर उसके ऊपर प्रेशर बना, हीट बना, हीट जनरेट हुआ, तो और वो सड़ गल एक तरह से मेल्ट होती चली गई और अलग अलग रूप धारण किया। कहीं पे वेदरिंग हुआ तो उसके टुकड़े टूट गए। इस तरह से नया फीचर जो क्रिएट हुआ, तो उसी को उसी ग्रेवल से या बेसिक रॉक से, जो कि आर्कियन टाइम की सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम थी, उस पीरियड को आजोइक इरा कहते हैं। आजोइक इरा का मतलब आ का मतलब कि नो, और जो का मतलब ये जू यानी कि लाइफ, नो लाइफ पीरियड, यानी जिस टाइम कोई लाइफ नहीं थी। जब अर्थ पृथ्वी इतनी ज्यादा हीटेड थी तो वहां लाइफ पे पॉसिबल होने की कोई चांस नहीं है। मेनली लाइफ का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो आपका पैलियोजोइक यानी कैम्ब्रियन पीरियड से, जो कि 600 बीसी से स्टार्ट होता है, और ये आपका बहुत यानी कि 2.6 मिलियन या बिलियन पीरियड की बातें चल रही हैं। तो बहुत ही ओल्डेस्ट रॉक जो कि आर्कियन रॉक सिस्टम, उसका जो पहला जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड्स को आपका क्या कहा जाएगा, बुंदेलखंड, नीस और शिस्ट कहा जाएगा। ये सब इग्नियस रॉक्स हैं, ये सब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जो कि वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ। उससे बना हुआ जो चट्टान है उसी को हम कहते हैं नीस और शिस्ट। ठीक, तो नीस और शिस्ट क्या है, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम बुंदेलखंड का, जो कि आर्कियन टाइम पीरियड की, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की रॉक्स है, जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम्स है। यही बेस स्ट्रक्चर्स है पूरे पेनिनसुलर इंडिया का, या इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट, जो आपका प्लेट कहलाता है, उसका बेस स्ट्रक्चर भी यही है। उससे जो रॉक्स बनी, मेटामॉर्फोज्ड हुई या इग्नियस हैं, उसी को हम नीस और शिस्ट रॉक कहते हैं। तो बुंदेलखंड सबसे ओल्डेस्ट हो गई रॉक्स, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया, ये रॉक पे जो फीचर्स बन करके दिख रहा है आज के टाइम पे आपको, कुछ पहाड़ की शक्ल में, हिल्लोक्स मतलब छोटी पहाड़ी, कुछ माउंट्स यानी कि छोटे मोटे आपका माउंटेन की, नेक्स्ट आपका प्लेटू की शक्ल में आपको ये फीचर्स कहीं ना कहीं वजूद में आएगा, दिखता रहेगा। ये वर्ड्स, ये टर्म आपको कोट करना है एग्जाम में। ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये एक्चुअल में पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है जो बुंदेलखंड में बता रहा हूं आपको। ये क्रेटन है, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उससे बना है। ये रिप्रेजेंट्स हाईली रग्ड एंड डिसेक्टेड टोपोग्राफी। यहां पे एक वर्ड मैंने और यूज किया, ये बहुत ही रग्ड का मतलब कि खुदरा, टूटा फूटा, ऊपर नीचे, ठीक है, अंडुलेटिंग सरफेस है ये। डिसेक्टेड टोपोग्राफी, डिसेक्टेड टोपोग्राफी का मतलब कि जैसे कि बैंड लाइन टोपोग्राफी भी इसी में हो जाएगा, रेविन टोपोग्राफी इसी में हो जाएगा, जो बीहड़ और जो क्या कहते हैं चंबल और क्या क्या बेतवा की जो बीहड़ है वो सारे इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, वही पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे हाईली, कहीं पे माउंटेन्स यानी कि आपका हिल है, कहीं पे हिलॉक्स है, कहीं पर मोनोटॉक्स, कहीं पे आपके मतलब कि इंसेलबर्ग, इस तरह की फीचर्स दिखाई देते हैं यहाँ पे। और ये सारे के सारे फीचर्स बहुत ही डिसेक्टेड हैं, कुछ रेनफॉल की वजह से, कुछ वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से, कुछ अपने आप वेदरिंग की वजह से टूट फूट गए, बिखर गए, और अलग अलग इसके फीचर्स हैं। उसी फीचर्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया कि फीचर्ड एज ए हाईली रग्ड एंड डिसेक्टेड टोपोग्राफी। ये बुंदेलखंड एरिया का एक तरह से फीचर्स हो गया। नेक्स्ट आपका रिवर्स के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया।
कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, मैंने ट्राई किया कि नॉर्थ रिवर्स को भी और साउथ से जो रिवर्स आती हैं उन दोनों को मेंशन करें। जनरली आप देखेंगे बुक्स में, टेक्स्ट में ओनली नॉर्थ की रिवर्स को ही मेंशन किया जाता है, आपको दोनों को मेंशन करना है। उसी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। यूपी क्रिस क्रॉस्ड बाय सेवरल मेजर रिवर्स इंक्लूडिंग गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, गोमती, सोन, बेतवा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बेतवा, केन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उत्तर प्रदेश की पूरी ज्योग्राफी पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी रिवर्स, कुछ नॉर्थ से कुछ साउथ से, क्रिस क्रॉस का मतलब कि एक दूसरे से गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, टूट रही हैं, बिखर रही हैं। ठीक है, ये यूपी के एक फीचर्स हो गए फिजियोग्राफी का। वेटलैंड्स, होम टू सेवरल वेटलैंड्स, फ्लड प्लेन्स एंड बैराजेस। उत्तर प्रदेश, अब देखिए फिजियोग्राफी में मैंने अब बैराज, ये मैन मेड फीचर्स है, फिर क्योंकि इतने ज्यादा दिनों से एक फीचर क्रिएट ही हो जाती है इसलिए बैराज को भी मेंशन कर दिया। ठीक, तो सेवरल वेटलैंड्स हैं, बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं, ऑक्सबो लेक्स हैं। ठीक है, ये सारी फीचर्स यहाँ पे, ऑक्सबो लेक्स भी लिखा जा सकता है, और फ्लड प्लेन्स हैं, बैराज हैं। ठीक, मर्शी लैंड एंड ग्रेवल्स, एक फीचर्स आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, कहीं कहीं पे मर्शी लैंड है, कहीं कहीं पे ग्रेवल है। उस पॉइंट को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। नदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ पैरेलल टू शिवालिक या पैरेलल अलोंग शिवालिक रेंज, मेड ऑफ बाउल्डर्स, कोबल्स, पेबल्स एंड ग्रेन्यूल्स, सैंड्स एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश, नदर्न मोस्ट का मतलब सबसे नॉर्थ में आप जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका नदर्न मोस्ट बाउंड्री हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आपका नदर्न मोस्ट बाउंड्री है यूपी का, नदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ये इस बात, इसको मैंने मेंशन किया। ये पैरेलल किसके है, ऊपर आपका शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज के जस्ट साइड में पैरेलल चल रहा है ये बाउंड्री है, इसका बना हुआ है एलॉन्ग शिवालिक रेंज, मेड अप ऑफ बाउल्डर्स। मेनली बताना जो मकसद था कि आपको कौन सा वर्ड डालना है, बाउल्डर्स, कोबल्स, पेबल्स, ग्रेन्यूल्स, सैंड्स एक्सेट्रा, ब्रॉट एंड डिपोजिटेड बाय द रिवर्स एट फुल सेल्स कॉल्ड भाबर। अब इस दो लाइन में हमने भाबर बना कैसे ये मेंशन कर दिया, भाबर है कहां ये मेंशन कर दिया, मात्र दो लाइन में। और भाबर की फीचर्स क्या है ये भी मैंने मेंशन कर दिया इस दो लाइन में। बहुत कंपैक्ट वर्ड, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने। देखिए, पहले नंबर में मैंने ग्रेवल की बात की। ग्रेवल का मतलब क्या होता है कि कोई भी पत्थर का टुकड़ा, ग्रेवल में बारीक से बारीक अगर कण होगा पत्थर का तो उसको हम सैंड कहते हैं, सबसे मोस्ट फाइन वो एक तरह से हो जाता है। फिर सैंड में भी कई तरह होती है, फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन, है ना। और सबसे बड़ा होगा कोई अगर ग्रेवल का टुकड़ा पत्थर का तो उसको क्या कहा जाएगा, बाउल्डर कहा जाएगा। तो ग्रेवल से एक ब्रॉड टर्म है, उस ग्रेवल में बड़े से बड़े पत्थर के टुकड़े जिसको हम आसानी से उठा ना पाए एक आदमी, उसको क्या कह सकते हैं आप, बाउल्डर कहते हैं। बाउल्डर के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका कोबल्स का आता है। कोबल का मतलब क्या होता है कि जो पत्थर का टुकड़ा एक फुटबॉल के आकार का हो और एक आदमी ताकत लगा करके उठा ले जाए, उसको कोबल कहा जाएगा, फुटबॉल के आकार का। पेबल्स का मतलब जो बच्चे पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे ऐसे फेंकते हैं फिर उसको मारते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, यानी हाथ में पकड़ने में आ जाए बच्चों के, उसको क्या कहा जाएगा, पेबल कहा जाएगा। उसके बाद कंकड़ की तरह जो आकार के छोटे छोटे बजरी की तरह टुकड़े होते हैं उसको ग्रेन्यूल्स कहते हैं। सैंड यानी कि जो बालू जो बिल्डिंग बनाने में कार्य में आता है उसको आपको क्या कहेंगे, सैंड्स कहेंगे। तो छोटा टुकड़ा पत्थर से बना हुआ हो या पत्थर का बहुत बड़े आकार का टुकड़ा, उन सबको मिला करके हम ग्रेवल कहते हैं। तो पूरा का पूरा भाबर किसका बना हुआ है, ग्रेवल का बना हुआ है। अच्छा, एक पॉइंट, और ये ग्रेवल आया कहां से, जब रिवर्स हिमालय से निकलती हैं तो बहुत ही ऊंचाई से निकलती हैं और यकायक वो नीचे की तरफ जैसे उतरती हैं तो उसका जो लोडिंग कैपेसिटी होती है
फ्लो लोडिंग कैपेसिटी वो रिड्यूस हो जाती है और सारा मलबा पहाड़ से ला करके प्लेन में जैसे उतरती हैं वहीं पे डंप कर देती हैं। पहाड़ के नीचे ही उसको फुट हिल कहते हैं। जैसे ये पहाड़ के नीचे उतरते ही डंप कर देंगी पूरा ग्रेवल से बाउल्डर्स, कोबल, पेबल्स, ग्रेन्यूल्स, सैंड ड्यून्स, सैंड बार्स, और एक पार्टिकुलर फीचर्स बनाती हैं। उस फीचर्स को भाबर कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। उसी भाबर के बारे में मैंने मेंशन किया कि नदन मोस्ट बाउंड्री पैरेलल टू शिवालिक रेंज मेड अप ऑफ बाउल्डर्स, कोबल्स, पेबल्स, ग्रेन्यूल्स, सैंड्स एक्सेट्रा। और ये सैंड्स, ये ग्रेन्यूल लाया कौन है? पहाड़ से जब रिवर निकलती है तो उनका जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि पहाड़ से नीचे उतरते ही प्लेन आ जाता है, उसकी हाइट पहाड़ की और नीचे की हाइट यकायक सारा मलबा काट छाट करके ला करके नीचे डंप कर देती हैं। इस जहां डंप करती हैं, इस चौड़ी सी एक पतली सी पट्टी है शिवालिक के पैरेलल, इस पट्टी को भाबर कहा जाता है लोकल भाषा में। यहां पे रिवर डिसअपियर हो जाती हैं जब पहाड़ से निकलती हैं। क्यों? क्योंकि बाउल्डर्स, कोबल, पेबल्स है, उसमें पानी ऑटोमेटिक नीचे की तरफ बरस करके चला जाता है। ठीक है, वही पॉइंट्स है। डिपोजिटेड बाय द रिवर साइड फुट हिल्स कॉल्ड भाबर। ठीक, एक पॉइंट हो गया ये भाबर का। दूसरे पॉइंट हमने यहां पे मर्शी लैंड्स के बारे में मेंशन किया है। हिमालयन रिवर्स ऑफन डिसअपियर्स इन भाबर। भाबर में क्यों डिसअपियर हो जाती हैं, सबमर्ज हो जाती हैं? क्योंकि वो सरफेस पे फ्लो नहीं कर सकती, क्योंकि पानी अंदर रिस्क करके बड़े बड़े बाउल्डर्स, कोबल होते हैं तो अंदर पानी चला जाता है, 10-20 फीट पानी नीचे बहेगा। ठीक है, जमीन में। इन भाबर रीजन दैट अगेन रीअपियर्स ऑन सरफेस। सरफेस का मतलब जहां हम चलते फिरते हैं। ठीक है, जिस जगह पे हम घर बनाते हैं, जहां रिवर फ्लो करती है, उसको हम सरफेस कहते हैं। तो सरफेस पे, ठीक है, वो आगे अगेन आकर के रीअपियर होती हैं, दोबारा दिखने लगती हैं। जब रीअपियर होंगी एंड मेक मर्शी लैंड पैचेस, तो वहां पे मर्शी लैंड बना देती हैं। मर्शी स्वाम्पी का मतलब कि दलदली टाइप, क्योंकि पानी नीचे से आ करके वहां पर के सोता ले लेगा या पानी का चश्मा फूट जाएगा उस एरिया में, और फिर वही रिवर की तरह छोटे छोटे रिवर्स चैनल बन करके फ्लो होने लगते हैं, और वही रिवर आगे चल करके बड़ी रिवर बनते हैं। जैसे आपकी राप्ती रिवर है, राप्ती की जो बड़ी रिवर से एक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है बूढ़ी राप्ती। तो बूढ़ी राप्ती ये प्लेन से निकलती है, और प्लेन में मतलब ये आपका ये वाला प्लेन, यानी कि तराई बेल्ट वाला प्लेन। तराई मतलब तराई में कहीं पे सोता लेती है। एक नदी क्वानो है, वो भी आपका सोता लेके निकलती है। सोता का मतलब कि जमीन के ऐसे क्वानो मतलब कुआं से निकली हुई रिवर। तो ऐसा नहीं किसी ने कुआं खोद दिया पर रिवर निकल गई, नहीं। रिवर ऊपर की तरफ अंदर जो है फ्लो कर रही थी, और उसके बाद जब तराई एरिया में आई तो वही रिवर सोता बनकर करके जमीन पे रीअपियर हो जाती है, और वो जमीन फ्लो करने लगती है। इसलिए भाबर और तराई बेल्ट में बहुत से जगहों पे ये देखा गया कि लोग 10 फीट 20 फीट जहां रिवर नीचे फ्लो कर रही है, अगर उसी पोजीशन पे जमीन पे ही 10 फीट 5 फीट अगर वो अपना हैंड पंप का पानी लगा देंगे, तो बिना हैंड पंप लगाए ही पानी ऑटोमेटिक ट्यूबवेल की तरह फ्लो करता रहेगा। ठीक है, पाइप अगर नीचे गाड़ ले जाएं, डाल दे जाएं जमीन पे, ऐसे एरियाज में मान ली जहां रिवर नीचे फ्लो कर रही होती है, वो आपका तराई में दोबारा जब रीमर्ज होती है सरफेस पे, तो पूरा का पूरा पानी एकाएक वहां पे बहुत बड़े एरिया में जमा देती है, फैला देती है। वो मिट्टी सड़ती गलती है, झाड़ झंकाड़ बन जाते हैं, फॉरेस्ट बन जाते हैं उस एरियाज में बाद के दिनों में, और वही फॉरेस्टेड लैंड, मर्शी लैंड्स को हम तराई बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स ऑफन डिसअपियर्ड इन भाबर दैट अगेन रीअपियर्स ऑन सरफेस एंड मेक मर्शी पैचेस ऑफ लैंड ऑल अलोंग साउथ ऑफ भाबर। ये पूरी कंडीशंस हम यहां पे, ये वाला जो बेल्ट है, ये देखिए आप, इसको हम क्या बना रहे हैं, ये आपका तराई बना रहे हैं। देखिए यहां पे भाबर ज्यादा चौड़ा था वेस्टर्न यूपी की तरफ, यहां पे भाबर पतला है।
ईस्टर्न यूपी की तरफ। एक पॉइंट, यहां पे तराई पतली है, यहां पे तराई चौड़ी है। कारण क्योंकि यहां बारिश ज्यादा होगी तो तराई यहां चौड़ा रहेगा, ज्यादा पानी पहाड़ पे गिरेगी, ज्यादा बारिश होगा, ज्यादा पानी पहाड़ की तरफ से आएगा नीचे, तो ज्यादा रीअपियर होंगी रिवर्स। यहां तराई चौड़ी है ईस्टर्न साइड में, यहां पे भाबर ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, ऑल अलोंग द साउथ ऑफ भाबर दिस मर्शी लैंड इज कॉल्ड तराई इन लोकल लैंग्वेजेस दैट कवर्ड बाई मोइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट। और ये जो पूरा तराई है ये एक तरह से झाड़ झंकाड़, ठीक है, मतलब कि झाड़ियों से भरा पड़ा है। रीड्स, अलग अलग तरह के जो बच्चों के लिखने के लिए सरकंडे आते हैं, पहले जमाने में लोग तख्ती पे लिखते थे तो सरकंडे जो होते थे उस तरह के रीड्स बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबाई ग्रासेस आपके यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे, अलग अलग तरह के जो कास है, मूज है, जो बर्तन की शेप में कास मूज बनाया जाता है, वो भी आप यहाँ पे तराई के बेल्ट में देख सकते हैं। ये सारी की सारी तराई की और भाबर की फीचर्स है। भाबर के कुछ एरिया में भी देखेंगे, कुछ तराई में भी देखेंगे। ये रीड्स और आपका, मैंने क्या कहते हैं, रीड्स का मतलब कि ये उसी की जीन्स की है, जैसे गन्ना, बांस, इसी की जीन्स की एक रीड होती है जो गनवर या सरकंडे कहते हैं। वो सब बहुत सारी अलग अलग तरह की ग्रासेस यहाँ पे उग जाती हैं। कुछ आपकी ग्रासेस जो है सबाई ग्रास कहलाती हैं, वो आपका पेपर मिल के तौर पे, पेपर मिल में रॉ मटेरियल के तौर पे भी काम आती हैं। पहले यहाँ पे जैसे सहारनपुर की है, वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया करती सहारनपुर की जो कागज इंडस्ट्रियां थी। गोरखपुर में भी कुछ इस तरह की कागज इंडस्ट्रियां पहले हुआ करती थी, अब तो लगता बंद हो गई, जो सबाई ग्रासेस को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया करती थी। उसके बाद सबाई ग्रासेस को छप्पर उप्पर बनाने में कास, मूंज, इस तरह से अलग अलग ग्रासेस आती हैं। उसको आपको छप्पर को की ढलाई करने में, छप्पर का जो ऊपर वाला थैचिंग जो होता है, जिसे थैच कहते हैं, ऊपर वाला जो छत होता है छप्पर का, ठीक है, फूस का, वो बनाने में काम में आते हैं। और पूरा का पूरा फॉरेस्टेड लैंड है, ठीक है, ये पूरा का ये तराई बेल्ट। यहाँ पे बारिश आपकी 100 से लेकर के 150 या 120 सेंटीमीटर तक बारिश, एक ऑरेंज बारिश की बात कर रहा हूँ, होती है। मॉइस्ट डिसीडुओ टाइप जो भी ट्रीज हैं वो इस एरिया की फीचर्स हैं। जैसे कि आपका साल, साल का मतलब साखू, साखू बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है जो इस बे एरिया में पाया जाता है। उसका फर्नीचर के तौर पे बहुत ज्यादा डिमांड है वो वुड, यानी कि साल वुड, यानी कि साखू वाला वुड। साखू वुड के लिए रेनफॉल आपका मोर देन 150 होनी चाहिए, बट वो क्लाइमेटिक कंडीशंस अडॉप्ट कर जाती हैं 100 के आसपास में भी, ठीक है। तो साखू की पेड़ बहुत सारे, जैसे कि नकहा जंगल, आपका सोहेल देव वाला जो फॉरेस्ट रेंज है, आपके शिवालिक रेंज में, इवन कि आपके इस सहारनपुर एरिया के जो फॉरेस्ट है बिजनौर साइड वाले, ठीक है, उन सब में भी, अमनगढ़ वाला जो फॉरेस्ट है उन सब में भी आप देख सकते हैं साखू के पेड़। तो साखू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री है यहाँ की, जो कि फर्नीचर, रेलवे का जो वो बनता है, यानी रेल स्लीपर जिसपे पटरियां रखी जाती हैं, वो साखू के बने होते हैं। रेलवे में जो पहले सीट बनती थी बर्थ से, बर्थ रेलवे की, यानी कि बैठने की सीट, वो भी साखू की लकड़ी की बनी रहती थी, बहुत मजबूत होती है वो। ये लकड़ी वाटर को अडॉप्ट कर लेती है, मॉइस्चर को, ये सड़ती गलती नहीं है। 100 साल तक अगर लकड़ी पानी में पड़ी रहेगी तो नहीं सड़ी गलेगी। उसके अलावा साखू के अलावा शीशम, ये भी फर्नीचर वुड है, जो कि हाल के दिनों में कीड़े मकोड़े या दीमक लग जाने से ये पूरे के पूरे जंगल की लकड़ियां सूख गई हैं, अब दोबारा फिर से रीअपियर हो रहा है शीशम। उसके बाद फिर देखिए, साल के अलावा उसी की नस्ल की एक असना करके एक वुड है, ट्री है, वो भी बहुत पॉपुलर इस एरियाज में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जामुन, आम, अमलतास, बेल, ठीक है, इस तरह के वुड, नीम, इस तरह के वुड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो साल हो गया, असना हो गया, धाबिन हो गया, आम हो गया, अमलतास हो गया, जामुन हो गया, महुआ हो गया, इस तरह के वुड्स इस एरियाज में जो तराई वाला बेल्ट है यहाँ पे आप देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि several parks and sanctuaries are also located in तराई रीजन। तराई एरिया में बहुत सारे पार्क, बहुत सारे, जैसे दुधवा पार्क हो गया आपका, कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इस तरह बहुत सारे सीरीज ऑफ पार्क, सीरीज ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप देख सकते हैं। पूरे यूपी का सबसे ज्यादा इंटेंस डाइवर्सिटी अगर कहीं पे है, सबसे हाईएस्ट डाइवर्सिटी, चाहे वो फाना हो चाहे फ्लोरा हो, तो कहाँ पे आप देखेंगे, इसी तराई बेल्ट में।
पूरे यूपी का सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी कहां पे देखेंगे आप, कहां पे पाएंगे, इसी बेल्ट में पाएंगे। यहां पे सबसे ज्यादा आपके वो देखे जा सकते हैं, पार्क सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ, अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ जानवर भी इस एरियाज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लाइमेट एंड सीजन। क्लाइमेट ऑफ द स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजंस। हम अपने क्लाइमेट्स को अलग अलग तरह की सीजन देख सकते हैं अपने यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस में। मेनली 3 सीजन की हम बात करते हैं, एक गर्मी, एक ठंडी और एक बरसात। देखिए, वेराइंग फ्रॉम हॉट समर यानी कि गर्मी, अपने यहाँ स्कोचिंग हॉट हीट पड़ती है, टू कोल्ड विंटर, कोल्ड विंटर का मतलब कि बहुत ही चिल्ड विंटर पड़ती है अपने यहाँ। ये फीचर्स अपने यहाँ की है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द रेनफॉल्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग मानसून सीजन। अपने यहाँ सारी की सारी बारिश कब होती है, मानसून सीजन में होती है। 90% रेनफॉल उत्तर प्रदेश का मानसून सीजन में ही रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि खरीफ फसल के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। एंड आल्सो लिटिल अमाउंट ऑफ रेन बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग द विंटर। अब कुछ यानी 10% रेनफॉल हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से देख सकते हैं अपने यूपी में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब कि जब मॉइस्चर कंटेंट इमर्ज होता है या उठता है आपका मेडिटेरेनियन सी से, और आपका टेम्परेट जो साइक्लोन है वो ला करके रेनफॉल करती है आपका नदर्न प्लेन में, उसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, गेहूं की फसल, आलू और सरसों, इस तरह की फसल के लिए सिंचाई का काम करती है। ठंडियों में बारिश होती है जब रबी का सीजन होता है, और यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बर्फबारी पड़ती है पहाड़ों पे। अपने यहाँ जो भी हिली एरियाज हैं, जैसे कि शिमला, मनाली, कुल्लू और JNK और उत्तराखंड, इस पहाड़ों पे जो मॉइस्चर कंटेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण यानी कि टेम्परेट साइक्लोन के कारण जो ठंडियों में आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब कि टेम्परेट साइक्लोनिक कंडीशंस जो कि क्रिएट होता है कहां से, एयर मास कहां पे क्रिएट होता है इसका, ये आपका मेडिटेरेनियन सी में क्रिएट होता है, और आ करके बारिश कहां पे करती है, आपकी बारिश करती है नदर्न प्लेन एरियाज में करती है, और आपके पहाड़ों पे हिमालयन पहाड़ जो है या अपने यहाँ के यानी कि JNK का हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, इवन कि ये रेनफॉल आप पटना तक, बिहार तक दे सकते हैं, वेस्ट बंगाल तक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और वो हमारे रबी के फसल के लिए बहुत ही लाभदायक यानी गेहूं वगैरह की फसल के लिए ठंडियों में होती है। तो 90% रेनफॉल हम मानसून सीजन में रिसीव करते हैं, 10% हम ठंडियों में रिसीव करते हैं। ये सारी की सारी फीचर्स हो गई फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश की, जो मैंने आपके सामने डिटेल में रखी। अगली जो हमारी क्लास इसी के कड़ी में होगी वो आपकी इससे रिलेटेड होगी। यहाँ पे सॉइल भी आप मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सॉइल भी इसमें आता है वैसे फिजियोग्राफी में। ठीक है, सॉइल हमने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है। और अगली हमारी क्लास होगी फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश या ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, इससे रिलेटेड हमारी क्लास होगी। तो यहीं पेंट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।